नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं सतीश चंद्र वर्मा, अभिनव श्रीवास्तव, अजय मंडल या प्रफुल्ल भारत। इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रफुल्ल भारत, है ना। तो छत्तीसगढ़ के नए अधिवक्ता कौन बने हैं? महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत बने हैं। इससे पहले सतीश चंद्र वर्मा थे। आपको पता हो अनुच्छेद 165, है ना, इसके तहत जो राज्यपाल हैं वो महाधिवक्ता को नियुक्त करते हैं, जिनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। ये महाधिवक्ता जो होते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और साथ ही साथ इसकी योग्यता ये भी होनी चाहिए कि यह सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य यानी न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, तो इसको क्या बनाया जा सकता है? छत्तीसगढ़ का महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस अभयारण्य में बार्किंग डियर मौजूद है? आपके ऑप्शन हैं उदंती सीता नदी, अचानकमार, भोरमदेव या गोमर्ता। इसका सही जवाब है उदंती सीता नदी। तो उदंती सीता नदी में बार्किंग डियर को स्पॉट किया गया है। बार्किंग डियर छोटा हिरण होता है जो भौंकने की आवाज़ जैसा इसका आवाज़ निकलता है, तो बार्किंग डियर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने अभयारण्य हैं? 11 अभयारण्य हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा 11 अभयारण्यों को। इनको एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे बड़ा तमोर पिंगला अभयारण्य है, जबकि सबसे छोटा बादल खोल है। तमोर पिंगला आपका सूरजपुर जिले में, बादल खोल जसपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान क्या है? तो आपके ऑप्शन है 1,37,000, 1,47,000, 1,57,000 या 1,77,361। तो इसका सही जवाब है 1,47,361। इसको याद रखना है आपको। ये जो अग्रिम अनुमान है ये अगले वर्ष के लिए रहता है। ठीक है, और क्योंकि अग्रिम अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब भावी वर्ष के लिए लगाया जा रहा है, तो इसमें अनुमान लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ की जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो 1,47,361 रुपये होगी, जो कि आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल या 9 अप्रैल। कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 2024 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी, निहाल सरीन या ए राजा। इसका सही जवाब है अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किस संस्था के द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है डीआरडीओ। डीआरडीओ ही अग्नि मिसाइल का परीक्षण करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। हमारे यहाँ मिसाइल जो परीक्षण रेंज है वो चांदीपुर बालासोर। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल लक्ष्य एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल है, जहाँ ये करंट अफेयर्स जो वीडियो आपको पढ़ाया गया है इसका पीडीएफ शेयर किया जाता है। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो हमें ज्वाइन करके हम सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ नॉलेजफुल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, शॉर्ट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ एक्स में अगर आप हैं, एक्स मतलब ट्विटर में अगर आप हैं तो ट्विटर में भी हमारी प्रोफाइल बनी हुई है सिविल लक्ष्य एकेडमी। अभी उसमें फॉलोअर्स नहीं होंगे, तो आप हमें सपोर्ट करके हमारे फॉलोअर्स वहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सिविल लक्ष्य एकेडमी इस नाम को याद रखिए। इसी नाम से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं टेलीग्राम चैनल में क्या मिलेंगे?
और प्रोफाइल्स मिलेंगी, चैनल्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। पहला प्रश्न है, लोकसभा निर्वाचन 2024 में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें जीती हैं? आपके ऑप्शन है 9, 10, 11 या 8। तो इसका सही जवाब है 10 सीटें जीती हैं। ठीक है, तो लोकसभा निर्वाचन 2024 में भाजपा ने छत्तीसगढ़ से कितनी सीटें जीती हैं? 10 सीटें जीती हैं। ठीक है, तो एक सीट जो बच गई वो किसने जीती है? तो ऑब्वियस सी बात है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती है ना। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस लोकसभा सीट को कांग्रेस ने जीता है? आपके ऑप्शन है ए सरगुजा, बी कोरबा, सी राजनांदगांव या डी बस्तर। तो इसका सही जवाब है कोरबा। तो कोरबा लोकसभा सीट को किसने जीत लिया है? कांग्रेस ने जीत लिया है। बाकी सारी सीटों को किसने जीता है? भारतीय जनता पार्टी ने। तो यहाँ से कौन उम्मीदवार थे? तो ज्योत्सना महंत कांग्रेस से थी जिन्होंने विजय प्राप्त की है, और विपक्षी दल भाजपा से सरोज पांडे जो कि दुर्ग से ऑलरेडी सांसद रह चुकी हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने चुनाव जीता है। ठीक है, तो उनके खिलाफ चुनाव जीता गया है, यानी सरोज पांडे हार गई हैं और ज्योत्सना महंत जीत गई हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर सीट किसने जीती है? तो ये लोकसभा निर्वाचन 2024 की ही बात हो रही है। आपके सामने ऑप्शन है महेश कश्यप, ऑप्शन ए, बी टोकन साहू, ऑप्शन सी विजय बघेल, ऑप्शन डी कमलेश जांगड़े। तो इसका सही जवाब है महेश कश्यप। तो महेश कश्यप ने यह चुनाव जीत लिया है। तो इन्होंने कितने वोटों से चुनाव जीता है? तो 55,245 वोटों से चुनाव जीता है। किस दल से हैं? तो ऑब्वियस सी बात है भारतीय जनता पार्टी से हैं। ठीक है, दूसरी ओर जो ये टोकन है एक्चुअल में, तो टोकन साहू कहाँ से जीते हैं चुनाव? तो ये बिलासपुर से चुनाव जीते हैं, है ना। और ये करीब 1,64,558 की मार्जिन से चुनाव जीते हैं। ये भी भाजपा के प्रत्याशी थे बिलासपुर से, और बिलासपुर से सांसद बने हैं। तो टोकन साहू, है ना, बिलासपुर। तो याद कैसे रखें? तो टोकन आपको कहाँ से मिलेगा? बिलासपुर, है ना। रेलवे का टोकन चाहिए आपको, तो रेल मंडल क्या है? बिलासपुर है, तो टोकन आपको बिलासपुर से मिलेगा। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। फिर आ जाते हैं विजय बघेल। विजय बघेल ने दुर्ग से विजय प्राप्त की है। 4,38,226 मतों की भारी अंतर से इन्होंने यह चुनाव जीता है। और इनके विपक्षी जो थे वो राजेंद्र साहू थे। ठीक है, और विजय बघेल किस दल से हैं? तो ऑब्वियस सी बात है ये भी भाजपा से ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं कमलेश जांगड़े। तो कमलेश जांगड़े जो हैं ये जांजगीर चांपा से चुनाव जीते हैं। तो इन्होंने कितने अंतर से चुनाव जीता है? तो इन्होंने 60,000 के अंतर से चुनाव जीता है ना। तो इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांकेर सीट किसने जीती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भोजराज नाग, बी रूप कुमारी चौधरी, ऑप्शन सी राधे श्याम राठिया, ऑप्शन डी ब्रिजमोहन अग्रवाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भोजराज नाग। ठीक है, तो भोजराज नाग ने कांकेर से चुनाव जीता है और 1884 मतों से यह चुनाव इन्होंने जीता है। जबकि रूप कुमारी चौधरी, ये जो हैं रूप कुमारी कहाँ है? महासमुंद से इन्होंने चुनाव जीता है और 1,45,000 के भारी अंतर से इन्होंने यह चुनाव जीता है। क्या नाम है इनका? रूप कुमारी चौधरी। ठीक है, इसके पश्चात राधे श्याम राठिया जी ने चुनाव जीता है। तो ये इन्होंने कहाँ से जीता है चुनाव? तो इन्होंने जीता है चुनाव रायगढ़ से। और कितने अंतर से इन्होंने चुनाव जीता है? तो 2,40,000 के अंतर से इन्होंने चुनाव जीता है। इसके बाद आते हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल। ब्रिजमोहन अग्रवाल रायपुर से चुनाव जीते हैं और इन्होंने 5,75,000 के भारी अंतर से चुनाव जीता है। और ये जो अंतर है ये सबसे बड़ा अंतर है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे भारी मतों से चुनाव जीतने वाले अगर कैंडिडेट का नाम पूछ लिया जाए तो ब्रिजमोहन अग्रवाल रायपुर से हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों में सर्वाधिक अंतर से जीता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरगुजा सीट किसने जीती है? तो ये भी लोकसभा निर्वाचन 2024 की बात हो रही है। तो इसे किसने जीता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिंतामणि महाराज, ऑप्शन बी संतोष पांडे, ऑप्शन सी ज्योत्सना महंत या ऑप्शन डी शशि सिंह कोराम। तो इसका सही जवाब है चिंतामणि महाराज। तो चिंतामणि महाराज ने चुनाव जीत लिया है सरगुजा सीट से, ठीक है। तो इनको याद रखना है कितने वोटों से जीते हैं, तो 64,000 मतों से इन्होंने यह चुनाव जीता है। संतोष पांडे जो हैं इन्होंने राजनांदगांव से चुनाव जीता है और इन्होंने लगभग 44,000 मतों के अंतर से यह चुनाव जीता है, ठीक है। इसके बाद ज्योत्सना महंत, जैसे कि हमने देखा था कि ये कौन से सीट से चुनाव जीत चुकी हैं, तो ये कोरबा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीती हैं और 43,000 मतों के भारी अंतर से इन्होंने भी ये चुनाव जीता है। शशि सिंह कोराम जो हैं ये चिंतामणि महाराज के विपक्षी थी, यानी ये उनके विरुद्ध खड़ी हुई थी, ठीक है, यानी कांग्रेस की कैंडिडेट थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन ने कितनी सीटें हासिल की हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 291, ऑप्शन बी 295, ऑप्शन सी 299 या ऑप्शन डी 300। तो इसका सही जवाब है 291। तो लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन ने 291 सीटों पर चुनाव जीता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा निर्वाचन 2024 में इंडिया अलायंस ने कितनी सीटें हासिल की हैं? आपके ऑप्शन हैं 250, बी 234, सी 275 या डी 295। तो इसका सही जवाब है 234 सीटें हासिल की हैं इंडिया अलायंस ने और एक काफ़ी बड़ा कह सकते हैं आंकड़ा प्राप्त किया है इंडिया अलायंस ने। और इसके अगर अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी की भी सरकार बन सकती है अगर यानी दल बदल कर लेते हैं दल आपस में और गठबंधन को तोड़ देते हैं, तो इंडिया अलायंस भी सरकार में आ सकता है, ऐसी संभावनाएं भी बन सकती हैं, ठीक है। तो आने वाले कुछ दिनों में सारी तस्वीर साफ हो पाएगी, ठीक है। तो इंडिया अलायंस को भी आपको याद रखना है, इन्होंने 234 सीटें जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को कम से कम कितनी लोकसभा सीटों की आवश्यकता होती है? आपके ऑप्शन हैं 272, 295, 300 या 350। तो इसका सही जवाब है 272। तो किसी भी सरकार को या किसी भी पार्टी को 272 सीट लानी होती है तो वो सरकार बना पाती है। इस बार हंग पार्लियामेंट जैसी स्थिति है, प्रत्यक्ष किसी भी पार्टी ने 272 का आंकड़ा प्राप्त नहीं किया है। बीजेपी को देखा जाए तो 240 सबसे करीब जरूर हैं वो, उसके बाद सभी पार्टी ने 99 और 37 इस तरीके की सीटें प्राप्त की हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है और एनडीए अलायंस को 295 सीट मिल गई है। अगर वो उनका अलायंस कायम रहता है तो निश्चित तौर पे वो सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना है, 272 का आंकड़ा प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में कुल कितनी सीटें जीती हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 230, बी 240, सी 250 या डी 260। तो इसका सही जवाब है 240 सीट, ठीक है। तो न्यूज़ वेबसाइट्स में अलग अलग आंकड़े आपको देखने को मिल रहे होंगे। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ये आंकड़ा उठाया है जो बिल्कुल प्रामाणिक है, बिल्कुल जेन्युइन है। अगर आपने कुछ और पढ़ा हो तो अब आपको यही आंकड़ा मानना है। 240 सीटें लोकसभा निर्वाचन 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में कुल कितनी सीटें जीती हैं? आपके ऑप्शन हैं 89, 99, 79 या 69। तो इसका सही जवाब है 99, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर 3 अंकों को प्राप्त करने में असफल रही है ना, और 99 सीटों को। तो आज का पहला प्रश्न है, तोखन साहू को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कौन सा विभाग मिला है? आपके ऑप्शन है शहरी विकास, कृषि विकास, उद्योग विकास या शिक्षा। तो इसका सही जवाब है शहरी विकास मंत्री बने हैं तोखन साहू। तो याद रखिएगा, तोखन साहू जो कि बिलासपुर से सांसद
लोकसभा सांसद चुने गए हैं उन्हें शहरी विकास मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। तोखन साहू, ठीक है, पहली बार ही ये सांसद बने हैं और पहली बार में ही इन्हें मोदी कैबिनेट या मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कैबिनेट तो नहीं बोलना चाहिए, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में, शहरी विकास राज्य मंत्री। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि शहरी विकास मंत्री कौन है, यानी कैबिनेट मंत्रालय में कौन शामिल है। तो कैबिनेट मंत्रालय में श्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो अब शामिल हैं शहरी विकास मंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले के कलेक्ट्रेट भवन को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया? आपके ऑप्शन हैं कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर या बलौदाबाजार। तो इसका सही जवाब है बलौदाबाजार। तो बलौदाबाजार में उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट भवन को आग के हवाले कर दिया। भारी नुकसान हुआ है कलेक्ट्रेट भवन को, लगभग जल गया है। इवन जो वहाँ पे 100 बाइक्स थी उनको हानि हुई है, 30 से अधिक कारों को नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी आई थी, दमकल की जो गाड़ी आई थी आग बुझाने, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। अब ये घटना क्यों हुई? माना जाता है कि जैत खाम जो है उस किसी स्थान के जैत खाम को नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी वजह से सतनामी समाज में काफ़ी गुस्सा था, और जो सतनामी समाज के युवा हैं वो इस आंदोलन में सम्मिलित थे, विरोध आंदोलन में, और उसी के बाद ये स्थिति तनावपूर्ण हो गई और जो उपद्रवी तत्व थे उन्होंने इस तरह की कार्यवाही को अंजाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के नए सीएम कौन बने हैं? तो आपके ऑप्शन हैं मोहन चरण मांझी, स्टीव विपिन पटनायक, नवीन पटनायक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मोहन चरण मांझी। ठीक है, तो मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए सीएम बने हैं। आपको पता हो 4 जून की जो काउंटिंग थी उसमें उड़ीसा राज्य की जो विधानसभा थी उसकी भी काउंटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीटें ओडिशा में प्राप्त की थी, और इसलिए अब उनका मुख्यमंत्री वहाँ नियुक्त हुआ है। मोहन चरण मांझी नए सीएम बने हैं ओडिशा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत जूनियर वर्ल्ड कप 2025 हॉकी की मेज़बानी करेगा, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्स कोड नामक आत्मकथा किसकी है? आपके ऑप्शन हैं एलन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस। तो इसका सही जवाब है बिल गेट्स। सोर्स कोड नामक आत्मकथा बिल गेट्स की है। बिल गेट्स आपको पता हो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं और विश्व के महत्वपूर्ण अरबपतियों में से एक हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न देशों में जो एनजीओज फर्म हैं वो चलाई जाती है और बहुत से वेलफेयर के कार्य किए जाते हैं। बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा लिखी है, सोर्स कोड्स माई बिगनिंग्स ऐसा करके इसका नाम है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ किस तिथि को ली? तो इसका सही जवाब है 9 जून, है ना। 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली है, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो गए हैं। इससे पहले ये उपलब्धि श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थी। अब प्रधानमंत्री मोदी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। इंदिरा गांधी भी 3 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो ये सारे प्रधानमंत्री जो तीसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त हुए, तो इनको याद रखिएगा। अब आपको ये भी याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने
तीसरे कार्यकाल की शपथ ली, तो इसमें 7 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो भी शामिल थे, जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं, है ना, जैसे कि मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, है ना। ये सारे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो भी भारत आए हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। तो 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली? तो इसका सही जवाब है 72 मंत्री प्रधानमंत्री सहित शामिल हुए, यानी प्रधानमंत्री को छोड़ दिया तो 71 थे, लेकिन प्रधानमंत्री के सहित अगर बोला जाए तो 72 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से करीब कुछ मंत्रियों ने क्या कह सकते हैं आपका कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शपथ ली। उस क्वेश्चन को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री का प्रभार किसे मिला है? आपके ऑप्शन हैं राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, नितिन गडकरी या निर्मला सीतारमण। तो इसका सही जवाब है एस जयशंकर। विदेश मंत्री का प्रभार एस जयशंकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।